साथियों नमस्कार। यूनियन इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इंडियन इकोनॉमी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और हर साल आप देखेंगे तो इस सेक्शन से आपको 2 से 3 महत्वपूर्ण सवाल प्रीलिम्स में और मेंस की परीक्षा में आप इसके बहुत सारे डेटा को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का जो करंट स्टेटस है और आने वाले समय में हमारा इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगा, इसी का एक आकलन होता है ये। और बहुत सारे आपको डेटा दिखेंगे। थोड़ा सा जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको लगेगा कि ये क्या हम याद कर रहे हैं और कैसे याद रह पाएगा, लेकिन मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि बहुत ही आसान भाषा में आपको चीज़ों को समझा पाऊँ। थोड़ा बैकग्राउंड समझाएंगे, हर जो टर्म है उसकी मीनिंग समझाएंगे आपको। हमने इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया है। आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है IAS PCS फैक्ट्री, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक इसका हम कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहे हैं, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। नाउ इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, जो अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, तो अर्थव्यवस्था में मेनली हम क्या पढ़ते हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था में चूंकि हमारे पास जितने संसाधन हैं, रिसोर्सेस हैं, वो स्कैर्स हैं, उसकी लिमिटेड अमाउंट में है। तो इसीलिए हमें ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है कि जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है उसका हम इफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पाएं। तो इसी के लिए जो अर्थव्यवस्था है उसको माइक्रो और मैक्रो 2 पार्ट में बांटा गया है। तो माइक्रो नाम से ही क्लियर है और मैक्रो आप समझ सकते हैं कि माइक्रो में हम इंडिविजुअल का बिहेवियर या किसी सेक्टर स्पेसिफिक इकोनॉमी में पढ़ते हैं, और मैक्रो में इकोनॉमी एज ए होल हम पढ़ते हैं। जैसे हम इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं, मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं, तो इस तरह के जो इंडिकेटर्स को हम पढ़ते हैं, तो ये मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट होता है। नाउ अगर एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं कि इस पूरी डॉक्यूमेंट को हम लोग अपने एग्जामिनेशन की पर्सपेक्टिव से क्या क्या देखने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी का जो करंट स्टेटस है वो क्या है। डेटा के हिसाब से देखेंगे, जो की टर्म्स होंगे इकोनॉमी के, जो की टर्म्स होंगे, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दोज टर्म्स। फिजिकल डेवलपमेंट्स कैसे रहे हैं, जैसे कि रेवेन्यू रिसीट या प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। मॉनेटरी मैनेजमेंट और बैंकिंग सेक्टर देखेंगे कि जैसे आरबीआई का रेपो रेट है, सीआरआर है, या फिर एनपीए में भी जो ग्रॉस एनपीए है, नेट एनपीए है, इसके डिफरेंस को हम लोग समझेंगे। एक्सटर्नल सेक्टर में हमारा एक्सपोर्ट कैसा रहा, रेमिटांसेस कितने आए भारत को, फॉरेक्स रिजर्व कैसा रहा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट हो कैसा है, मुद्रास्फीति को फिर हम देखेंगे, और कई सारे सेक्टर्स को जैसे एग्रीकल्चर एंड फूड, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, और गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हम साथ साथ देखेंगे जो चल रही हैं, ऑन गोइंग स्कीम्स है, एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स और सोशल प्रोग्रेस, रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस, और लास्ट में हम थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज पे बात कर लेंगे। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं फॉर्मली अपने चैप्टर को। नाउ देखिए, जो ये इकोनॉमिक सर्वे है, इसको एक सवाल बनता है कि किसने प्रेजेंट किया, तो ये निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया। कब किया? 29 जनवरी 2026 को इन्होंने प्रेजेंट किया है। बस आज से 4-5 दिन पहले की बात है। 16 इसमें कुल चैप्टर हैं। इकोनॉमिक सर्वे जब हमारा बजट आता है उससे ठीक पहले पेश किया जाता है। कौन प्रिपेयर करता है? तो वित्त मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसका जैसे हर मंत्रालय में कई सारे डिविजन्स होते हैं, तो उसका है इकोनॉमिक डिवीजन। कौन प्रिपेयर करता है? अब निर्मला सीतारमण तो प्रिपेयर करेंगी नहीं, कौन करेगा? तो इसके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, जिनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन। उन्होंने इसको प्रिपेयर किया है। पूरी जो मेहनत है उन्होंने और उनकी टीम ने किया है। ना बहुत सारे टर्म्स आएंगे इकोनॉमी में जिनका मतलब आपको समझना जरूरी है। जैसे आपको एक टर्म मिलेगा, इससे पहले कि हम लोग उस पर बढ़ें मैं बता देता हूं। जैसे एक टर्म मिलेगा आपको जीडीपी और एक टर्म मिलेगा आपको जीवीए। तो जीडीपी का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में, जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो इसमें एक साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको हम जीडीपी कहते हैं। नाउ एक और टर्म इससे रिलेटेड मिलेगा जीवीए, जिनमें माइनर सा काफी डिफरेंस होता है जब हम परसेंटेज के टर्म्स में देखेंगे कि ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड हम कैसे निकालते हैं कि मान लीजिए एक बिस्किट बना 10 रुपए का, तो वो क्या हुआ कि उसका फाइनल प्राइस है, और उसमें से जब इंटरमीडिएट को, जैसे उसमें चीनी, आटा, उसके प्राइस को घटा देते हैं,
तो वो हमें देता है कि कितना वैल्यू का एडिशन हुआ, यानी फाइनल में से इंटरमीडिएट को घटा देंगे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकल जाता है। इन दोनों में अगर एक लाइन में डिफरेंस को समझना हो तो जीडीपी हम निकालते हैं जो डिमांड साइड है कंज्यूमर साइड से, कि हम डिमांड करते हैं एज ए कंज्यूमर, मैं डिमांड कर रहा हूं, और जीवीए निकालते हैं प्रोड्यूसर या सप्लाई साइड से। पॉलिसी मेकर्स के लिए ऐसा माना जाता है कि जीवीए एक बेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर है। ठीक है, नाउ एक और टर्म आपको मिलेगा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी को हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे निकालते हैं और जो नॉमिनल जीडीपी है इसको हम लोग करंट प्राइस पे निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल जीडीपी हम निकालते हैं तो उसका एक बेस ईयर होता है, जैसे कि अभी बेस ईयर है 2011-12, और मैं आपको बता दूं कि इसी महीने बेस ईयर होने जा रहा है 2022-23, 27 फरवरी 2026 से। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो सांख्यिकी मंत्रालय है, उसने ऐसा कह दिया है। कहने का अर्थ है कि रियल जीडीपी में हम जो एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्ट जो मतलब इंक्रीज होता है हम उसको मापते हैं। एक बेस वैल्यू होता है वहां से मापते हैं, और इसमें इन्फ्लेशन को अकाउंट किया जाता है, कि मतलब कि इन्फ्लेशन कितना रहा हम उसका भी ख्याल रखते हैं। लेकिन जब हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं तो ये हम करंट प्राइस पे निकालते हैं। यह मेनली प्राइस इंक्रीज को दर्शाता है। और जब मैं आपको यहाँ डेटा बताऊंगा उस डेटा में आपको दिखेगा भी ये चीज, कि आप देखेंगे कि इनमें इस बार जो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी है उसमें मात्र 0.6% का गैप है। इतना कम गैप आपको कभी देखने को नहीं मिला था। तो आगे अब हम डेटा की तरफ आगे बढ़ते हैं। जीडीपी में यहां पे डेफिनेशन समझ लीजिए, जब जीवीए यानी जो ग्रॉस वैल्यू एडेड में टैक्स प्रोडक्ट्स पे इंक्लूड कर देते हैं प्लस घटा देते हैं जो सब्सिडी लगता है प्रोडक्ट पे, उसको तब निकल जाता है जीडीपी। नाउ हम स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे आते हैं। देखिए, इंडिया लगातार चौथे साल मेजर इकोनॉमी में, अब छोटे छोटे इकोनॉमी को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें लगातार चौथे साल सबसे तेजी से ग्रो करने वाला इकोनॉमी बन गया है। यहां थोड़ा सा आपको लग रहा होगा हौच पौच, बट जो हमने आपको नोट्स दिया है वो बिल्कुल क्लियर है, बट यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड किया गया है। नाउ अगर 2025-26 जो फिनेंशियल ईयर है, अगर FY 26 लिखा है, इसका मतलब है फिनेंशियल ईयर 2025-26। तो इसमें जो जीडीपी रहने का अनुमान है वो कहा है इस आर्थिक सर्वेक्षण ने कि 7.4% रहेगा। ठीक है, इसके पहले कितना था? 6.5%। और जीवीए मात्र 0.1 पर कम है, यानी कि जीवीए है 7.3% रहने का अनुमान है। नाउ अगर इसी फिनेंशियल ईयर की हम बात करें FY 25-26 का, तो ये हमने जो अभी देखा 7.4 और 7.3 ये रियल जीडीपी है जिसकी चर्चा हमने यहां पे की। तो फिर नॉमिनल जीडीपी कितना? 8%। अभी हमने कहा ना कि 0.6% का डिफरेंस है, तो यानी 8 और 7.4 यानी कि 6.6 का डिफरेंस है। और अगले साल के लिए यानी 26-27 के लिए बजट कह रहा है कि हमारा जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो 10% का होगा, यानी बढ़ेगा। नौ अगले साल के लिए प्रोजेक्ट किया गया है कि जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा वो 6.8 से 7.2% के बीच, यानी 6.8 से 7.2 के बीच रहेगा। और एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बड़े फिगर को लेकर के, यानी कि 1-2 साल का नहीं, एक मीडियम टर्म में अगर हम ग्रोथ को देखेंगे तो हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा 7% के हिसाब से। ना अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो एक टर्म मिलेगा PFC, यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट के द्वारा। तो इसमें जो हम लोग हैं तो उसमें 7.5% का ग्रोथ दिखा। और आपको मैं बता दूं कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हमारे जीडीपी का 61.5% कॉन्स्टिट्यूट करता है। यानी हमारी जीडीपी जो है वो लार्जली डोमेस्टिक सेक्टर पे निर्भर है, न कि एक्सपोर्ट पे। और जो ये 61.5% हिस्सा है ये 2012 से अगर इस समय तक का देखें तो ये सबसे बड़ा हिस्सा है। इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमी के टर्म में हम इसे कहते हैं GFCF, यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी फिक्स्ड एसेट, जैसे मान लीजिए कि रोड है या फिर ब्रिजेज हैं, इनको बनवाने में हमने तो उसमें जो है वो 7.8% का ग्रोथ देखा गया। तो ये फिगर्स आप याद कर लेंगे, 5 मिनट का काम है, मैं जो बोला हूं आप इसको 2 बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा। अगला हम अगर आगे देखें तो अगर राजस्व रिसीट देखेंगे, रेवेन्यू रिसीट, टैक्स हो या नॉन टैक्स सोर्सेज से,
तो ये हो गया है 9.1%। करंट वाला याद रखना ज़्यादा जरूरी है। प्री पैंडेमिक पे टाइम पे था ये 8.5%, जो कि अब इंक्रीज कर गया है और ये हो गया है 9.1%। इनकम टैक्स कितने लोग मतलब इस समय दे रहे हैं, तो 9.2 करोड़ लोग भारत में इनकम टैक्स दे रहे हैं, जबकि अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो उस समय 6.9 करोड़ ही थे। जीएसटी कलेक्शन 17.4 लाख करोड़ हो गया है, जो कि एक इंक्रीज दिखाता है। इफेक्टिव अगर हम लोग इफेक्टिव मैं चेंज कर देता हूं कलर थोड़ा सा, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये करीब करीब 4% हमारे जीडीपी का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मुझे लगता है आप समझते होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है जैसे हम रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए, इन सब पे जो सरकार खर्चा करती है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो फिर ये जो इफेक्टिव वर्ड है ये क्या दिखाता है? इफेक्टिव वर्ड का मतलब है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था तो था ही, उसके अलावा सरकार क्या, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रांट इन एड देती है, जैसे आप स्टेट्स को पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, ताकि स्टेट्स अपना कैपिटल एसेट, जैसे मान लीजिए स्कूल बनवा लिया, तो उसको भी एक तरीके से डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च नहीं किया, लेकिन उसने ग्रांट इन एड दिया स्टेट्स को, स्टेट्स ने खर्चा किया। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स और जो स्टेट गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट फॉर्म में जो कैपिटल क्रिएट किया, उसने एसेट क्रिएट किया, फिक्स्ड एसेट क्रिएट किया, तो उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ फिस्कल डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 2025 का प्रोविजनल एक्चुअल में 4.8 और फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो बजट एस्टिमेट है तो उसमें 4.4 है। प्राइमरी डेफिसिट याद कर लीजिए 1.3 और 0.8, बस ईयर देख लीजिए आप ब्रैकेट में। नाउ बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए एक टर्म आएगा एनपीए। एनपीए का मतलब क्या है कि जैसे बैंक ने आपको पैसा दिया और ना ही आप उसका ब्याज लौटा रहे हैं और ना ही उसका प्रिंसिपल अमाउंट, जिस जो पैसा आपको दिया ना वो लौटा रहे हैं, और 90 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, तो हम कह देते हैं कि वो जो बैंक का एसेट था वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया है, नहीं वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसीलिए कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, अब आपको एक और टर्म मिलेगा, दो टर्म मिलेगा, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। तो ग्रॉस और नेट का तो मतलब आप समझते होंगे कि ग्रॉस मतलब पूरा होता है और नेट यानी कुछ ना कुछ उसमें से कम होता है। तो ग्रॉस का अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये टोटल प्रॉब्लम है, और नेट एनपीए मतलब कि एक्चुअल लॉस है। अब मैं समझाता हूं। जैसे पूरा एनपीए का जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया उसको इक्वेट कर लीजिए ग्रॉस एनपीए से, यानी कि वो पूरा एनपीए है। लेकिन नेट एनपीए क्या है? नेट एनपीए का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 90 दिन से ज़्यादा कोई पैसा नहीं लौटाया, इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि वो लौटाएगा ही नहीं। जैसे अगर मान लीजिए कि बैंक ने 100 रुपये दिया और ये 90 दिन से ज़्यादा हो गया, ना ही 100 रुपये पे जो लोगों ने पैसा लिया वो 100 रुपया किसी ने लौटाया। मान लीजिए राम ने लिया, राम ने 100 रुपये नहीं लौटाया, 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, ना ही जो इस पर ब्याज लगने वाला था वो ब्याज लौटाया। तो हम ये भी तो नहीं मान के चल सकते कि वो पैसा लौटेगा ही नहीं। लेकिन बैंक देखता है कि कुछ ऐसे सेक्टर है या कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग लोन लेके जाते हैं, उसका असंभव है, मान लीजिए डेड कर गया या कोई उसका है ही नहीं वारिस, अब उससे रिकवर कर पाना एकदम नामुमकिन है। तो बैंक क्या करता है, उसको नेट एनपीए में शामिल करता है। तो जाहिर सी बात है नेट एनपीए हमेशा उससे छोटा होगा जो ग्रॉस एनपीए होगा, यानी कि इसको नेट एनपीए को एक सेफ्टी जार के रूप में देखा जाता है। ये होता है बैंक का एक्चुअल लॉस, यानी कि अब ये नहीं मिल पाएगा, नहीं लौटेगा, उसको हम कहते हैं नेट एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए कहा गया है कि 2.2% हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे, एक टाइम था जब एनपीए बहुत हाई हुआ करता था, 10%, 11%, 5%। आज एनपीए कई डिकेड्स में, साल भूल जाइए, कई डिकेड्स में इतना कम है। और नेट एनपीए खैर 0.5% है, ये काफ़ी कम है। तो अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे नेट एनपीए का, तो ग्रॉस एनपीए में से प्रोविजंस को जब हम घटा देते हैं तो ये नेट एनपीए मिलता है। ऑफिशियल डेफिनेशन है। नाउ आरबीआई का रेपो रेट अप्रैल दिसंबर में 5.25%, इतना इसलिए घटाकर किया गया क्योंकि क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट को ये बूस्ट करेगा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये रेपो रेट क्या होता है। देखिए आरबीआई बैंकों को लोन देता है, बैंकों को भी पैसा का जरूरत पड़ता है। तो आरबीआई जिस ब्याज दर पे बैंकों को लोन देता है कि हम इतना परसेंट पे आपको लोन दे रहे हैं, उसी को रेपो रेट कहते हैं। और जब यह प्रोसेस उल्टा हो जाता है तो उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, यानी बैंक जिस दर पे आरबीआई को लोन देते हैं उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं ना। सीआरआर 3% हुआ। सीआरआर का मतलब होता है, आप लिख लीजिए, कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब होता है कि आपको
कोई भी बैंक चल रहा है तो उसका कितना परसेंट हिस्सा कैश के फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में आरबीआई के पास रखना है। ठीक है। CRAR इसका फुल फॉर्म है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, या इसको दूसरे टर्म में CAR भी कहते हैं, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसको रहने का कितना है 17.2%। बैसल 3 नॉर्म्स में इसका प्रोविजन है और इसका मतलब ये होता है कि बैंक के पास कितना है जो कैपिटल और कितना रिस्क वाला कैपिटल है, मतलब कि बैंक ने कितना लोन्स और इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बैंक कितना जो लॉस है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। एक लाइन में कहें कि बैंक को रिस्क एब्जॉर्ब करने की कितनी क्षमता है, उसको हम कहते हैं CRAR। देखिए पूरी इकोनॉमी की ना टर्म्स आ जाएगी इकोनॉमिक सर्वे और बजट में, तो इसीलिए मैं टर्म्स को भी समझा दे रहा हूं। क्रेडिट ग्रोथ जो SCB यानी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनका 14.5% ईयर ऑन ईयर है। अब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, इसको जब हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में शामिल हैं तो उनको कहा गया है। नाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसका मतलब होता है कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर है या सेक्शन है उसको कैसे हम फिनेंशियल सिस्टम में लाएं, उसकी भी भागीदारी को कैसे बढ़ाएं। और प्रधानमंत्री जन धन योजना इसी के लिए था। जानकर आश्चर्य होगा कि 55 करोड़ अकाउंट प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुला मार्च 2025 तक। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप मेंस में जरूर लिखिए कि रूरल और सेमी अर्बन क्षेत्र में ही केवल 36 करोड़ इसमें से अकाउंट हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मोदी जी की स्कीम है और इसकी एक इंपॉर्टेंट आप मेंस में लिख सकते हैं कि जो 69% इसका जो लोन लिया है वो महिलाओं ने लिया है। कितनी बड़ी बात है, 31% ही पुरुष हैं। PM स्वनिधि योजना ये किसके लिए है, तो जो अर्बन एरियाज में आप देखते होंगे जो ठेला लगाते स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए है। तो उनको बिना किसी कोलेटरल का लोन देना है कि भाई वो अपना व्यवसाय कर सकें, उनसे कोई ये नहीं कि जमीन का कागज आप मांग लिए कि इतना दो तब तुम्हें लोन देंगे, नहीं। 2020 में मोदी सरकार ने इसको शुरू किया था और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ये स्कीम है। इसको भी आप मेंस में यूज कर सकते हैं कि इसके जो 1/3 जो लाभुक हैं, बेनिफिशियरीज हैं, वो विमेन हैं और 64% लोग SC ST और OBC समुदाय से आते हैं। विमेन का पार्टिसिपेशन अगर देखें इन्वेस्टमेंट में तो कितनी इन्वेस्टर्स विमेन है भारत में, तो 25% है। अब थोड़ा सा हम बाह्य क्षेत्र यानी एक्सटर्नल सेक्टर को देख लेते हैं। भारत का कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, रेमिटांस, फॉरेक्स, डेब्ट, CAD ये सब चल रहा है। तो अगर एक्सपोर्ट की हम बात करें तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कब मतलब 2005 में 1% था, अभी 2024 में 1.8 हो गया। और सर्विस सेक्टर में हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि हम IT सेक्टर का है या BPO KPO आप देखते होंगे, तो वो था 2% और हो गया है 4.3%। टोटल एक्सपोर्ट की हम बात करें तो 825 बिलियन है जो कि 6.1% का ग्रोथ दिखाता है एक साल में, जो कि अब तक का सबसे बड़ा है। सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट की बात करें तो $387 बिलियन है। और रेमिटांस, जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे यहाँ से व्यक्ति जाता है किसी विदेश में जाता है, किसी भी कंट्री में पैसा कमाकर भेजता है तो वो कहते हैं। और पूरे विश्व में ऐसा अगर सबसे ज़्यादा किसी को पैसा मिलता है रेमिटांस के रूप में तो भारत को मिलता है, $135 बिलियन अभी है। और सोचिए हमारी GDP का 3.5% यानी 3.5% तो हम रेमिटांस से केवल ले रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व में देखेंगे तो $701 बिलियन जनवरी में ही, और इवन एक हफ्ता बाद आया तो उसमें $709 बिलियन हो गया था। मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था। तो ये ठीक है, आप $700 बिलियन तक करीब करीब याद रखेंगे। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है कि क्या फॉरेक्स रिजर्व जो हम रखते हैं, तो फॉरेक्स रिजर्व का मतलब क्या होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसका हम कितना पैसा, ताकि एक टाइम था आप देखेंगे जब लिबरलाइजेशन हुआ, LPG आया, उसके पहले तो बहुत कम फॉरेक्स रिजर्व बच गया था। तो उस समय दिक्कत ये होती है ना कि एक्सटर्नल सेक्टर से हमें डील करने में, इंपोर्ट में खासकर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो हम चौथे नंबर पे हैं, तो यानी 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रखा है चाइना, 2 पे जापान और तीसरे पे स्विट्जरलैंड। नाउ अगर हम देखेंगे कि हमारा बाहरी क्षेत्र में कितना कर्जा है GDP का, तो सोचिए केवल GDP का हमारे 19.2% तो कर्जा ही है, यानी करीब 20% यानी 1/5 हमारे GDP का कर्जा ही है। CAD का मतलब होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, और इसमें बेसिकली जब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, इंपोर्ट का वैल्यू एक्सपोर्ट से, तो उसको करंट अकाउंट डेफिसिट में आ जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज को इसमें इंक्लूड करते हैं और ये है 15 बिलियन और 0.8% करंट में है।
ना थोड़ा मुद्रास्फीति को देख लेते हैं। मुद्रास्फीति बहुत अच्छी स्थिति में है, हम लोग लोएस्ट है अभी, और मात्र 1.7% है सीपीआई इन्फ्लेशन। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि फूड का प्राइस, जो खाने की वस्तुएं हैं उनके प्राइस हो, या फ्यूल है, ईंधन है, उसका प्राइस बहुत गिर गया। और इन्हीं दोनों का केवल अगर सीपीआई में देखें तो 52.7 यानी 52.7% वेट है फूड एंड फ्यूल का। तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी कम है। और ऐसा देखिए, जब इन्फ्लेशन की बात अगर होती है तो इन्फ्लेशन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी। इन्फ्लेशन का एक लेवल पे रहना जरूरी भी है, क्योंकि उससे जो ग्रोथ है ना वो बना रहता है। तो बहुत हाई भी नहीं हो इन्फ्लेशन और बहुत लो भी नहीं हो, ये हमेशा इकोनॉमी में जो है आरबीआई खासकर अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और इसमें भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको कि हम इकोनॉमी के क्लास में देखेंगे, तो उससे इसको कंट्रोल करने का कोशिश करता है। ठीक है, थोड़ा सा कृषि क्षेत्र और फूड सेक्टर्स में अगर हम देख लें तो ग्रोथ याद कीजिए 4.4% लास्ट 5 साल में, और लगभग यही 4.45% अगर डिकेडल ग्रोथ भी देखें पिछले 1 साल में तो वही रहा है। और अब तक का आप देखेंगे तो प्रीवियस कई डिकेड्स में आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा, यानी करीब 4.5%, 4.45 का ग्रोथ नहीं दिखा। नाउ 2 सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर में ही लाइव स्टॉक आता है तो 7.1% का यहाँ ग्रोथ है, और फिशिंग और मत्स्य वाले में 8.8% का ग्रोथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो फसल है क्रॉप सेक्टर, इसमें 3.5% का है। ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर जो बागवानी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो एग्रीकल्चर का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें 1/3 तो केवल हॉर्टिकल्चर है, और फूड ग्रेन्स से भी ज़्यादा इसका रोल है। पीएम किसान अभी तो करंट अफेयर में काफ़ी चर्चा में है, इस पे अगर सवाल आ जाए तो मैं आश्चर्यचकित नहीं रहूँगा। पहले जान लेते हैं कि सर्वे क्या कहता है कि जो 4 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए किसानों को। देखिए, यह योजना 2019 में 1 फरवरी को आई थी। जब 2019 में चुनाव था लोकसभा का, आपको पता है, उस समय मोदी जी इस स्कीम को लेके आए। अभी यह योजना चर्चा में है। अभी आपको एक ऐप सुनाई दे रहा होगा, एग्री स्टैक। इसमें फार्मर्स का आईडी क्रिएट किया जा रहा है, और फार्मर्स की आईडी क्रिएट करने के लिए जो उनकी ज़मीन होती है तो उस ज़मीन का जो रिसीट होता है वो भी इसमें ऐड किया जा रहा है। और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है तो डीबीटी के माध्यम से जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनसे उनको फ़ायदा डायरेक्टली इसी से मिल जाएगा। इसीलिए पूरे जोर शोर से इसका काम चल रहा है। और ख़ासकर इसका बिहार आप रोज़ अपने घरों में भी सुनते होंगे कि फार्मर्स की जो आईडी है उसको एग्री स्टैक पे जुड़वाया जा रहा है। तो इसमें बेसिकली 2000 करके 3 बार में भारत सरकार रुपए दे देती है, तो टोटल 6,000 रुपये किसानों को, प्रत्येक किसान को मिल जाता है। और वो जिस तरीके से अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए चाहे कर सकता है। डिजिटल मंडी ई नैम का कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें कुछ खास है नहीं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है बेसिकली। बहुत सारी स्कीम्स का नाम दे दिया है, थोड़ा थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देता हूँ जो चर्चा करता है इकोनॉमिक सर्वे। क्या पता कोई स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आ जाए। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया था 2007 में, और इसको रीनेम भी कर दिया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन के रूप में 2024 में। ये नोट कर लीजिए। एडिबल ऑयल मिशन ऑयल सीड और पाम के लिए। कृषि विज्ञान केंद्र आपको लगभग हर जिलों में दिखाई देंगे, जिलों में, ताकि कृषि से संबंधित जो साइंटिफिक डेटा है वो दिया जाए। एफपीओज की चर्चा करता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी फार्मर है वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कोऑपरेटिव्स है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी जी ने शुरू किया था ताकि जो क्रॉप्स हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके। कृष्णोन्नति योजना आया था, इसमें क्या था ना, बहुत सारी जो एग्रीकल्चर की सब स्कीम्स है, छोटी छोटी स्कीम्स है, उनको मर्ज किया गया। जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अभी हमने देखा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाओं को मर्ज करके कृष्णोन्नति योजना मोदी जी ने नाम दिया। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, डिजिटलाइजेशन करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में इनपुट अगर सेक्टर में अगर थोड़ा बात करें तो सीड्स को हाई यील्ड वैरायटी की सीड्स को उपयोग करें। हाई यील्ड वैरायटी जैसे ही आता होगा HYV सीड्स, वैसे ही आपको ग्रीन रेवोल्यूशन जरूर याद आ जाना चाहिए। एश्योर्ड इरिगेशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की। सॉइल हेल्थ कार्ड 3 साल पे, ताकि जो सॉइल का हेल्थ क्या है, जैसे आदमी का हेल्थ होता है वैसे ही सॉइल का हेल्थ की कौन सा न्यूट्रिएंट उसको चाहिए, कब कितना देना चाहिए। फर्टिलाइजर पे सब्सिडी, किसान क्रेडिट कार्ड कि किसानों को भी क्रेडिट कार्ड दीजिए कि ताकि अपने एग्रीकल्चर के रिक्वायरमेंट्स को अर्ली वो पूरा कर सकें। कस्टम हायरिंग सेंटर है जिसपे कि रेंट पे किसानों को मशीनरी और इक्विपमेंट मिल जाता है। लाइव स्टॉक डिजीज कंट्रोल। पीएम मत्स्य कृषि समृद्धि योजना,
ये बेसिकली पीएम मत्स्य संपदा योजना का ही पार्ट है और अनऑर्गेनाइज्ड जो फिशरी सेक्टर है उसके लिए। पीएम किसान के बारे में मैंने बता दिया। एमएसपी आती है, इसके लिए कितना सारा जो बवाल हुआ था 2020 में जो 3 कृषि कानून आए, तो इस ये एक सेंट्रल थीम था उस पर। ये बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। जैसे अगर किसान है, अगर फसल बोएगा, मान लीजिए उसका फसल का कीमत ही नहीं मिला मार्केट में, तो सरकार करती है फसल बोने से पहले ये घोषित कर देती है कि अगर आपका फसल मार्केट में नहीं बिका तो हम खरीद लेंगे, इतना न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना तो हम दे ही देंगे आपको, उससे ऊपर अगर आपको बिक जाता है तो आप बेच लीजिएगा। हालांकि मेंस पर्सपेक्टिव से इसकी क्या खामियां हैं, इसकी क्या चैलेंजेस है, हिस्ट्री क्या रहा है, क्यों शुरू हुआ था, विल डील विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। पीएम जो श्रम योगी मानधन योजना पीएम सिम है, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए है। 18 से 40 साल जिनकी एज है वो इसके लिए एलिजिबल हैं और उनको पेंशन मिलता है, मंथली पेंशन मिलता है जब 60 साल की उम्र हो जाती है, जैसे कि 3,000 रुपये महीने का। अगर मान लीजिए 60 साल का उम्र हो गया और उनका डेथ हो जाता है तो उनकी स्पाउस को, जैसे कि मान लीजिए कि वाइफ हैं या हस्बैंड है, जो भी एक डेथ हो जाता है तो जो एक बचेंगे उनको 50% का उसमें पैसा मिलता रहेगा। जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर, इसमें ग्रोथ 9.1% का और इसके पहले ग्रोथ 7.2% का। इकोनॉमी में देखिए 53%, 53.6% हमारी इकोनॉमी का, यानी आधा से ज़्यादा तो सर्विस सेक्टर पे ही हम आश्रित हैं। तभी तो कहा जाता है कि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली सर्विस सेक्टर पे चली गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम मिस कर गए और इसी को कहा जाता है मिसिंग मिडिल सिंड्रोम। ये टर्म्स आप मेंस में यूज कर सकते हैं। नाउ अगर जीवीए के टर्म्स में देखें, जैसे जीडीपी और जीवीए का मतलब मैंने समझा दिया है, तो 56.4 है, यानी थोड़ा सा का डिफरेंस है और ये हाईएस्ट एवर है। नाउ ग्लोबल रैंक देखें तो सेवाओं के निर्यात में हम मतलब दुनिया में 6 ही देश हैं जो हमसे आगे हैं, यानी हम 7वें नंबर पे खड़े हैं। और पूरी ग्लोबल शेयर में कहीं 2005 में हमारा जो 2% शेयर हुआ करता था, 2024 में 4.3% शेयर हो गया। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट आता है, तो सेवा क्षेत्र में ही 80%, ये 80% से भी ज़्यादा जो एफडीआई आता है वो सेवा क्षेत्र में ही आता है, यानी लार्जेस्ट एफडीआई रिसिपिएंट है। स्टार्टअप की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। आइए सेकेंडरी सेक्टर को हम थोड़ा देख लें तो रियल इंडस्ट्री जीवीए 7.7% के दर से ग्रोथ किया। मैन्युफैक्चरिंग का जीवीए अगर Q1 की बात करें तो 7.72% और Q2 में 9.13%। इतना आप चाहें तो ये वाला डेटा थोड़ा छोड़ भी सकते हैं। पीएलआई स्कीम्स है जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होता है कि जैसे जैसे आप प्रोड्यूस करते जाएंगे वैसे वैसे इंसेंटिव मिलेगा। और इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया को 38 रैंक आया और कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस में 37 आया। कोर जो इंडस्ट्री होती है उसके बारे में देख लेते हैं, इस पे सवाल बीपीएससी पिछली बार पूछा भी है। सीमेंट, चाइना सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, हम लोग दूसरे नंबर पे हैं, ठीक है। स्टील की अगर बात करें तो क्रूड स्टील के उत्पादन में भी हम लोग दूसरे नंबर पे हैं, 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। देखिए कोयला के रिजर्व में कि कितना हमारे पास भंडार है तो हम 5वें नंबर पे हैं, लेकिन कितना हमारे यहाँ खपत है, हम कितना कंज्यूम कर जाते हैं तो हम दूसरे नंबर पे हैं। 55% हमारा जो एनर्जी मिक्स जो होता है हम जब पूरा निकालते हैं तो उसमें कोयला पर ही आधारित है और 74% जो टोटल पावर जनरेशन है वो कोल पे ही बेस्ड है। जो ग्रोथ है इसमें वो 4.98% का देखा गया है। आइए गाड़ी घोड़ा के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल घोड़ा तो नहीं कहेंगे ना। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया है, किसके लिए? 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए। इतना बड़ा मार्केट कहीं नहीं। आबादी भी तो हमारी है ना, 147 करोड़ के हम लोग हो गए हैं। ओके, और तीसरा लार्जेस्ट है ग्लोबली पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी थोड़ा बात कर ले, मोबाइल आप लोग बहुत चलाते हैं, तो हम लोग क्या है कि 2000 फिनेंशियल ईयर 21-22 में देखे तो 7वें नंबर पे थे एक्सपोर्ट करने के मामले में, लेकिन हम लोग क्या है कि अब तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। और ग्रोथ के मामले में कौन तेजी से सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो हम ही लोग ग्रो कर रहे हैं। और मोबाइल प्रोड्यूस करने में, मोबाइल को प्रोड्यूस नहीं कहेंगे, मैन्युफैक्चर कहेंगे, तो मैन्युफैक्चर करने में हम लोग दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं फार्मा को। फार्मा में अगर वॉल्यूम की बात करेंगे कि वॉल्यूम के हिसाब से कि उसका अगर मान लीजिए कि कितना वजन है इस तरीके से, तो हम लोग 3rd नंबर पे हैं फार्मा में। लेकिन अगर वैल्यू की बात करेंगे कि कितना उसका दाम मिला, तो हम लोग 11 नंबर पे हैं।
वर्ल्ड का 3% शेयर हमारा है, लेकिन आपको पता होगा जो जेनरिक मेडिसिन है उसमें 20% शेयर हमारा है। जेनरिक मेडिसिन क्या होता है अगर मतलब इंडिया को ना लीडर कहा जाता है एक तरीके से, इवन अमेरिका को तक हम लोग जेनरिक मेडिसिन देते हैं। कई सारे लोगों को लगता है कि जो जेनरिक मेडिसिन होती है ना वो उतना काम नहीं करता। देखिए क्या होता है कि एक जिसने बनाया पेटेंट उसको मिला, पेटेंट का एक टाइम पीरियड होता है, जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो सेम ही चीज को जो है वो बनने लगता है, उसी पे दवाइयां बनने लगती हैं जैसे मान लीजिए, तो वो जेनेरिक होता है, उसमें कोई बहुत ये नहीं होता है। गवर्नमेंट तो इनफैक्ट प्रमोट भी कर रही है उसको। टेक्सटाइल में अगर थोड़ा बात करें तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 2% का है इसका, और मैन्युफैक्चरिंग की केवल जीवीए में 11% कंट्रीब्यूशन है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन का कल्टीवेशन, कॉटन और जूट का अगर देखें तो कॉटन और जूट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भारत में ही होता है, और दूसरे नंबर यानी हम लोग रैंक 1 पे हैं कॉटन और जूट के प्रोडक्शन में, और दूसरे नंबर पे हम लोग किस किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, सिल्क, एक डेटा में मैच हो रहा है यहाँ पे, कॉटन यहाँ दूसरे पे भी है, आई विल क्लैरिफाई। कॉटन, पॉलिस्टर और विस्कोस फाइबर, मैनमेड फाइबर में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं, और 6th लार्जेस्ट ग्लोबल एक्सपोर्टर हैं हम टेक्सटाइल और अपैरल का, और वर्ल्ड एक्सपोर्ट शेयर में इसका 4% का योगदान है। थोड़ा सा अवसंरचना और कनेक्टिविटी देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हमने कैपेक्स का बात किया था ऊपर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो 4 गुना बढ़ गया है फिनेंशियल ईयर 2017-18 से, यानी कितना पहुंच गया है, करीब 11 लाख करोड़। हाईवे तो हाई स्पीड कॉरिडोर्स जब से मोदी जी आए हैं 10 गुना हो गया है। रेलवे 99.1% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है रेलवे का, यानी लगभग समझिए कि हो ही गया है। और जो एविएशन है, जो आप हवाई यात्रा करते हैं, तो डोमेस्टिक मार्केट में हमारा तीसरा स्थान है। बोला ना मैं, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है तब भी तीसरे पे अभी। और एयरपोर्ट जब से मोदी जी आए थे तो उस समय 74 था, अब 164 हो गया है। स्पेस के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो इंडिया 4th नेशन है, जो स्पेडेक्स हमने करंट अफेयर में देखा था, विथ ऑटोनोमस सैटेलाइट डॉकिंग करने वाला। इसको हम लोग डिटेल में करंट अफेयर्स में देखेंगे भी मेंस के लिए। नाउ एजुकेशन, हेल्थ और ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर बात कर लेते हैं, एक होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जैसे जितनी पॉपुलेशन को इनरोल होना चाहिए था तो उसमें से कितने लोग इनरोल हो पाए। जैसे प्राइमरी लेवल पे 90.9 है, सेकेंडरी लेवल पे 78.7 है। हमारा क्या लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम 100% कर लें, लेकिन अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो हमारा लक्ष्य है 2035 तक 50% कर लें। मैटरनल हेल्थ डिफाइन होता है MMR, यानी मैटरनल मोर्टालिटी रेट से। 1990 से अब तक 86% मैटरनल मोर्टालिटी रेट में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि अगर विश्व स्तर पे देखें तो मात्र 48% गिरावट है, यानी कि हमारी गिरावट ज़्यादा है, जो ऑफकोर्स हमारा ज़्यादा था भी। और ये कितना है अभी, तो 2021 से 23 का डेटा बताता है कि MMR हमारे यहाँ 88 है, और केरला में सबसे कम है जो कि 18 है। बड़े स्टेट्स की हम बात करें, IMR यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इसमें 37% का पिछले एक डिकेड में गिरावट दर्ज की गई है, और 2023 में इसको 25 देखा गया, और सबसे कम मणिपुर में 3 IMR है, और बड़े स्टेट्स में सबसे कम देखें तो केरला में है जो कि 5 है। अब MMR और IMR क्या होता है, देखिए MMR हम निकालते हैं 1 लाख की आबादी पे, और IMR निकालते हैं 1000। जैसे IMR निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 1000 बच्चा लाइव जन्म हुआ, तो उसमें से अपना पहला बर्थडे मनाने से पहले कितना बच्चा मर गया, तो हम लोग इसको निकालते हैं IMR से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2023 में 70.3 हो गया है, जो कि 1976 में 49.7 था। अंडर 5 मोर्टालिटी 31 है, और न्यू नेटल मोर्टालिटी रेट 19 है। न्यू नेटल मोर्टालिटी रेट की भाई 28 दिन में ही कितने बच्चे मर गए 1000 में से, और अंडर 5 मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है कि 5 साल में कितने बच्चों का डेथ हो गया ना। वो कुछ स्कीम्स हैं, हम उनको भी देख लेते हैं, जैसे ईट राइट कि आप अच्छा खाना खाएं। ये जो फसाई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, उसने लाया था कि ऑयल का कंजम्पशन आप 10% घटा दीजिए, और इसी का एक स्कीम है आज से थोड़ा कम, जिसमें 3 चीज, सॉल्ट, शुगर और फैट यानी ऑयल, ये कम करेंगे। ओबेसिटी को कम करेंगे, देख रहे हैं ओबेसिटी कितना बढ़ता जा रहा है। फाइट ओबेसिटी कैंपेन है, खेलो इंडिया शुरू किया है हमने, फिट इंडिया मूवमेंट है। टेक्नोलॉजी में देखें तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना है, एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, और जो चंडीगढ़ का PGI है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। यूविन पोर्टल है, इस पे हम लोग देखते हैं कि कितना वैक्सीनेशन हो गया है, और मेंटल हेल्थ से संबंधित टेली मानस है ताकि एक हेल्पलाइन प्रोवाइड किया जा सके,
और नीम हंस का HUT क्लिनिक है जिसमें हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं हम। इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये नाम बस चेंज कर दिया गया है, पहले इसका नाम रखा गया था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और आयुष्मान भारत कार्ड जनरेट किया जा रहा है। नाउ एम्प्लॉयमेंट, स्किल और सोशल प्रोग्रेस में अगर हम बात करें तो LFPR है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये कितना है 56.1%। LFPR का मतलब होता है कि जो लोग वर्किंग एज में हैं, जैसे 15 साल से लेकर के मान लीजिए 60-59 साल तक, तो उनके पास जॉब हो, या अगर जॉब नहीं है तो जो जॉब सीक कर रहे हैं, लुकिंग फॉर जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.8% है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो घट रहा है, जो कि अच्छी स्थिति है इकोनॉमी के लिए। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम कैसे निकालते हैं कि वैसे एक तो पहले वो लेबर फोर्स में होना चाहिए कि इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन हो, दूसरी चीज वो जॉब की तलाश कर रहे हों और तब जॉबलेस हो जाए। फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, बढ़ा है। 2017-18 में 23.3% था, जो कि 2023-24 में 41.7% हो गया। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 5.6% था वो घटकर 3.2% है। ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में अगर एम्प्लॉयमेंट देखें तो 6% का वृद्धि दर्ज किया गया है। ई श्रम, इस पे बेसिकली 31 करोड़ से भी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, और अच्छी बात यह है कि 54% तो सिर्फ महिलाएं हैं। पॉवर्टी, जो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, वो डिक्लाइन किया है 55.3% से 11.28%, ऐसा नीति आयोग का कहना है। और इसने बताया कि करीब 24 करोड़ 42 लाख लोग इस ड्यूरेशन में इस जो है वो पॉवर्टी से बाहर निकले। हम जो सामाजिक सेवाएं हैं अपने GDP का 7.9% खर्च करते हैं। ना रूरल डेवलपमेंट देख लें तो पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है, 5.3% पे पहुंच गया, वर्ल्ड बैंक कहता है, और ये डिफाइन करता है एक दिन में $3 का। स्वामित्व स्कीम है जिसके तहत प्रॉपर्टी कार्ड को इशू किया जाता है। नमो ड्रोन दीदी है, 500 ड्रोन्स प्रोवाइड किए गए जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। और अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है ये इतना समझाना मुझे लगता है आप समझते हैं। रूटैग कहिए या ई नहीं भी रहेगा तब भी काम चल जाएगा, और ई रहेगा, दोनों ही नाम है। यानी रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप 2023 में आया था, स्मार्ट विलेज सेंटर्स, जिसमें कि ड्रोन, सोलर एनर्जी और टेलीमेडिसिन का यूज करना है। रूरल कनेक्टिविटी देखें तो 99.6% जो हैबिटेशंस हैं उन तक पहुंच गया है। हर घर जल 81% तक टैप वाटर कनेक्शन है, और 2.9 करोड़ हाउसेस को हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के तहत जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है। DDU यानी दीनदयाल उपाध्याय, GKY यानी ग्रामीण कौशल योजना, तो ये एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एक स्किलिंग प्रोग्राम है। किसके लिए? तो गांव के जो गरीब युवा हैं और उनको प्लेसमेंट और रिटेंशन पे भी फोकस किया जाता है। रसेटी यानी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आपकी जो स्किल है उसको अप स्किल किया जाता है, उसको और इन्हांस किया जाता है, और उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्रेनिंग दी जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। न्यूक्लियर मिशन शुरू किया गया है, इसके लिए 20,000 करोड़ का एलोकेशन है 2025-26 के लिए, और टारगेट है कि जब भारत अपनी आज़ादी का 100 साल पूरा करे यानी 2047, तो हम लोग 100 गीगावाट जो है वो प्रोड्यूस कर पाएँ न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रीलिम्स और मेंस की पर्सपेक्टिव से, और जो भी की टर्म्स हो सकते हैं इकोनॉमी का, उसको एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।